Hi everyone, I am Advocate Jagner Singh Rathod from डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। यत्र पूजे नार्यन्ते तत्र देवता रमयन्ते, ये आपने भी सुना है। और इस कहावत का मतलब यह है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है, आदर किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उस घर का विकास, उस घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। परंतु सदियों से महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहे हैं और वर्तमान में भी हो रहे हैं। इसलिए वो अत्याचार महिलाओं के साथ क्यों किए जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है और इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं उस पर। तो महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचार और उनके खिलाफ की गई हिंसा या अन्याय या अपराध से संबंधित भारतीय कानून में क्या व्यवस्था की गई है, उसमें सबसे स्पेशल जो एक्ट अभी 2005 में लागू हुआ है वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इस एक्ट से पहले इंडियन पेनल कोड की धारा 498A में यह प्रोविजन किया गया था कि यदि किसी महिला का पति या उसका नातेदार उस महिला के प्रति हिंसा करेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूरता करेगा, तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने का प्रावधान किया गया था। और कई महिलाएं तो इस अत्याचार और अपमान या उनके साथ मारपीट करना या जो भी है उसकी वो चरम सीमा आने के बाद वो सुसाइड कर लेती थी, आत्महत्या कर लेती, कुछ भी खा पी के वो आत्महत्या कर लेती थी। तो उसके खिलाफ उस महिला के परिवार वालों के द्वारा पति या उसके ससुराल वालों के खिलाफ धारा 304A इंडियन पेनल कोड की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता था। तथा इसके अलावा जो महिला भरण पोषण की मांग करती थी तो उसको CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत उसमें भरण पोषण का प्रोविजन किया गया था। परंतु 498A में जो परिभाषा दी गई है कि किसी भी महिला के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूरता, तो क्रूरता शब्द एक सीमित दायरा था, लेकिन इस 2005 में जो एक्ट आया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें इस क्रूरता को बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। इसमें फिजिकली, मेंटली हैरेसमेंट करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, इकोनॉमिकली हैरेसमेंट करना, इमोशनली हैरेसमेंट करना, ओरली हैरेसमेंट करना, इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट को कवर किया गया है। अपने आप में एक विस्तृत परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा की जो परिभाषा दी गई है वह धारा, इस सेक्शन की धारा 3 में इसको परिभाषित किया गया है, जो एक विस्तृत परिभाषा है। फिजिकली और मेंटली हैरेसमेंट किस प्रकार से होता है कि जैसे किसी महिला के साथ मारपीट करना, उसके दांत से काट लेना, लकड़ी के साथ मारपीट करना, उसको इंजरी करना, इस प्रकार से उस शारीरिक और मानसिक उसकी क्रूरता होती है। और इकोनॉमिकली उसके जो ऑफेंस होते हैं उसमें यदि कोई महिला कामकाजी महिला है, वो उसको सैलरी मिलती है, उसको आय का कोई स्रोत है, जो उसको आय प्राप्त करती है, उस आय को उस महिला से छीन लेना, या यदि किसी महिला की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से उसका जो किराया प्राप्त होता है या उस प्रॉपर्टी से किसी भी प्रकार की कोई आय होती है, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, उस महिला को किसी भी प्रकार की कोई आय प्राप्त होती है तो उस आय को उस महिला से छीन लेना, वह उसको इकोनॉमिकली हैरेसमेंट करने की परिभाषा में आता है। ओरली और इमोशनली हैरेसमेंट इस प्रकार से है कि उसको ताने मारना, अपमान करना, भब्दियां कसना, उसको बार बार ताने मारकर टॉर्चर करना ताकि वो डिप्रेशन में हो, उस तरह से उसको हैरान और परेशान करने वाली बातें होती है। भावनात्मक में क्या होता है, इमोशनली जो हैरेसमेंट होता है उसमें यदि किसी महिला को इस तरह से ब्लैकमेल करना कि यदि तुमने ये कोई कार्य नहीं किया तो मैं उस महिला का खास है उसको किसी प्रकार की क्षति कारित करूंगा, तो उसको भावनात्मक रूप से या उसको इमोशनली रूप से उसको हैरेसमेंट करने की परिभाषा में आता है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट में किसी भी महिला के साथ या उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के विरुद्ध उसके साथ फिजिकल होना, वो उसको फिजिकल हैरेसमेंट में आता है, या उसको महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार महिलाओं के द्वारा किए गए इस प्रकार के अपराध को मद्देनजर रखते हुए अब इंडिया में मद्देनजर रखते हुए भारतीय संसद में यह कानून पास किया गया, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया था। उसके बाद से महिलाओं को न्यायालयों को भी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कई प्रोविजन दिए गए हैं, उसमें महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। अब किस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की जा सकती है?
जो व्यथित व्यक्ति है, इस एक्ट में जो शब्दावली दी गई है, जिसमें एक होता है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति वह होता है एग्रीड पर्सन, उसको इंग्लिश में एग्रीड पर्सन कहते हैं। व्यथित व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ हिंसा हुई है या जिसको हरेसमेंट किया जा रहा है या जिसको परेशान किया जा रहा है, वह व्यथित व्यक्ति है। और प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट वह है जो हिंसा कर रहा है या जिसने उस महिला के खिलाफ अत्याचार किया है या उसका हैरेसमेंट किया है, शारीरिक और मानसिक रूप से हैरान और परेशान किया है। परंतु इसमें यह जरूरी नहीं है कि उसका पति ही हो, एक महिला भी किसी महिला के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा ला सकती है और वो संपूर्ण जो रिलीफ न्यायालय के द्वारा दी जाती है, वो संपूर्ण रिलीफ उसको प्राप्त होगी। महिला से महिला का मतलब यह है कि यदि पति की माता, पति की बहनें या उसके नातेदार के रिलेशन में जो भी नातेदारी, ब्लड रिलेशन में जो भी महिलाएं हैं, किसी भी महिला को परेशान करती है, तो एक महिला भी दूसरे महिला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा सकती है। इस एक्ट के थ्रू वह उससे प्रोटेक्ट हो सकती है। लेकिन अधिकांशतः मामले पति और पत्नी के मध्य ही मुकदमे ये ज्यादातर देखे जाते हैं। इस एक्ट में जिस महिला के साथ अन्याय हुआ है या अपराध हुआ है या उसके साथ हिंसा हुई है, वह किस प्रकार शिकायत कर सकती है। वह महिला मौखिक शिकायत कर सकती है, लिखित शिकायत कर सकती है और ईमेल के द्वारा भी शिकायत कर सकती है। लिखित शिकायत सीआरपीसी की धारा 198 में लिखित शिकायत किस प्रकार से की जाती है उसका प्रोविजन किया जाता है। और शिकायत कब की जा सकती है, जब उस महिला के साथ अपराध घटित हुआ हो, तो उस अपराध से संबंधित या तो वो महिला स्वयं स्वयं के खिलाफ अपराध किए गए की शिकायत कर सकती है, या फिर जिस किसी व्यक्ति को ये जानकारी में है कि इस महिला के साथ अपराध हो रहा है या इस महिला के साथ हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है या इसके साथ मारपीट की जा रही है, इसके इंजरी हुई है, तो वह व्यक्ति इस महिला के लिए शिकायत कर सकता है। अब इस शिकायत होने के बाद कौन कौन व्यक्ति इस केस में उस महिला की शिकायत को सुनवाई का अधिकार है। सरकार के द्वारा संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, एक उसकी नियुक्ति की गई है, जो महिलाओं के साथ हुए अन्याय से संबंधित उसकी सुनवाई करेगा, या वह स्वयं को यदि कोई जानकारी में है कि इस महिला के साथ अन्याय हुआ है तो वह अधिकारी भी कार्रवाई कर सकता है। इसमें महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, जैसे उसको इंजरी आई है, उसकी किसी प्रकार की बहुत गंभीर चोट लगी है, तो उसको मेडिकल सुविधाएं दिलवाना, उसके पास यदि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको घर से निकाल दिया गया, मान लो मायके की तरफ से भी निकाल दिया गया और ससुराल वालों से भी निकाल दिया गया, तो उसके आर्थिक तंगी आ जाती है, तो उसको इकोनॉमिकली हेल्प भी कराई जाती है और उसको रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी कराई जाती है। इस प्रकार जो महिला को आवश्यकता है और जो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को आवश्यक लगे, वो संपूर्ण उसको सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। अब यदि कोई आदमी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास नहीं जाता है या उसको पहुंचने में संभव नहीं है, तो हर जगह एनजीओ बने हुए हैं जो रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं, एनजीओ के समक्ष भी ये शिकायत की जा सकती है, जो उस महिला की हेल्प करेगा। उसके बाद पुलिस थाने का एसएचओ जो होता है, भाषातिक अधिकारी है, उसके समक्ष भी इस प्रकार की शिकायत की जाती है, या फिर उसके बाद न्यायालय में शिकायत की जाती है। और ये जो भाषातिक अधिकारी, एसएचओ और प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनजीओ, ये एक तरह से न्यायालय को न्यायालय में जब ये प्रकरण आता है तो उस केस की कार्रवाई को एक ब्रिज का काम करता है। क्लेमेंट के बीच में जो क्या कार्रवाई हुई, आगे क्या क्या उसके बयान लिए गए, क्या क्या जो सारे प्रोसीजर हैं उसको समझने में लिए जो अपनी फाइल पेश की जाती है या जो भी पत्रावली उन सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो न्यायालय को केस को निपटाने में सुविधा होती है और इस केस का निपटान थोड़ा जल्दी किया जाता है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है। इस प्रकार यदि न्यायालय में कोई व्यक्ति, इस केस की कोई महिला इस केस के लिए कंप्लेंट लेकर आती है, तो वह कंप्लेंट सेक्शन 12 में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 में उस महिला के द्वारा परिवाद पेश किया जाता है और न्यायालय में परिवाद पेश होने के बाद न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी जो हिंसात्मक व्यक्ति है या हिंसात्मक महिला है, उसको नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस को प्राप्त होने के बाद जब प्रत्यर्थी उस न्यायालय में उपस्थित होता है, तो उपस्थित होने के बाद प्रत्यर्थी के द्वारा जवाब दिया जाएगा और जवाब देने के बाद न्यायालय के द्वारा एविडेंस ली जाएगी, उनके साक्ष्य लिए जाएंगे, दोनों पक्षकारों के साक्ष्य लिए जाएंगे। उसके बाद आर्गुमेंट होते हैं और आर्गुमेंट में न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, महिलाओं को न्यायालय के द्वारा किस किस प्रकार का प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है, किस किस प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाती है, किस किस प्रकार का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, वो ये है। और एक और बात है इसमें कि यदि न्यायालय को कार्रवाई के बीच में यदि ये उचित लगे कि इन दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो सकता है, समझौता हो सकता है या सुलह के द्वारा
इस केस का निपटारा हो सकता है या उनमें वापस समझौता किया जा सकता है, तो न्यायालय धारा 14 के तहत परामर्शदाता के पास इस केस को भेज दिया जाएगा। दोनों पक्षकारों को परामर्शदाता के पास भेज दिया जाएगा और उसको निर्देशित किया जाएगा कि आप इसमें हर संभव समझाने की, सुलह करने की, मध्यस्थता करने की कोशिश करें। फिर भी यदि कोई मध्यस्थता या सुलह नहीं हो पाती है तो इस पत्रावली को, जो भी आपकी कार्रवाई होती है, वो न्यायालय में सबमिट करें और फिर उसके बाद न्यायालय अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है। एक और सेक्शन है इस केस में, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि सेक्शन 16 उसमें कैमरा ट्रायल का प्रोविजन किया गया है कि यदि किसी महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उसकी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय किसी भी स्टेज पर जब कार्रवाई होती है तो न्यायालय महिला के बयान या महिला से किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ बंद कमरे में होती है, मतलब कैमरा ट्रायल कार्रवाई बोलते हैं उसको। कैमरा ट्रायल में केवल न्यायाधीश होता है, उसका एक पीए साहब होते हैं, और जो प्रत्यर्थी है उसका एडवोकेट होता है, प्रत्यर्थी होता है और उसका एडवोकेट होता है, और जो प्रार्थी है, क्लेमेंट है, जो और उसका एडवोकेट होता है। उसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति उस न्यायालय में उस समय मौजूद नहीं होते हैं, न्यायालय के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा न्यायालय फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है वह है 17, 18, 19, 20। 17 में साझी, मतलब जो कंबाइंड फैमिली होती है, कंबाइंड फैमिली में उसको रहने के लिए अधिकार दिया गया है, न्यायालय आदेश देती है। कंबाइंड फैमिली से मतलब यदि कोई साझा कंबाइंड फैमिली है, उसमें महिला को उस मकान से निकाल दिया गया है या उस परिवार, उस आवास स्थल से उसको बेदखल कर दिया गया है, तो न्यायालय उस महिला को उस मकान में वापस रहने के लिए आदेशित कर सकती है। और जो प्रत्यर्थी है उसको पाबंद किया जाएगा, जो प्रत्यर्थी है उसके नातेदारों को यह पाबंद किया जाएगा कि इस महिला को किसी भी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करें, दखल नहीं करें, इससे ना मिलें, न इससे बातचीत करें, इसको सुरक्षित रखें, इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि की जाती है तो सेक्शन 31 में दंड का प्रोविजन किया गया है, वो दंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद जो कंबाइंड फैमिली में रहने का अधिकार दिया जाता है, और यदि कंबाइंड फैमिली में महिला नहीं रहना चाहती है तो सेक्शन 19 में उसको अलग से निवास करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें न्यायालय उसमें यदि महिला ये चाहती है तो उसको सेक्शन 19 के तहत निवास का अधिकार दिया जाता है, जिसमें महिला को प्रत्यक्ष से आवास दिलवाया जाएगा और उस आवास का जो किराया होता है वह प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा, प्रत्यर्थी ही उसको वहन करेगा। इसके अलावा उसको अभिरक्षा का अधिकार भी प्राप्त है कि उसको, मतलब जब महिला अकेली निवास कर रही है तो उसे किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, टेलीफोन से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी प्रकार से उस महिला से कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। और उसके वो जब भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है या स्कूल जाती है या अपने रोजगार के कार्यालय पे जाती है तो उस प्रत्यर्थी को ये पाबंद किया जाएगा कि जहां पर महिला रोजगार करती है या कोई कार्य करती है वहां पे नहीं जाएगा, अपने बच्चों के स्कूल में नहीं जाएगा, उससे मिलने नहीं जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के बात यह है कि उस प्रत्यर्थी को दूर रहने के लिए आदेशित किया जाता है कि आप इस महिला से दूर रहें, आप इसको हैरान और परेशान नहीं करें, क्योंकि आपसे या आपके किसी नातेदार से या आपके किसी मिलने वाले से इस महिला को खतरा है, जो न्यायालय में इसने आवेदन में लिखा है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यदि इस प्रकार के किसी आदेश का भंग करता है तो वही एक्शन 31 के खिलाफ में उसको दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा न्यायालय उस महिला को किसी प्रकार का कोई हर्जाना और जो या मुआवजा वो भी दिलाती है। सेक्शन 20 में उसको आर्थिक सहायता भी दिलवाती। यदि महिला को, जैसे मान लो महिला कोई बीमार है, उसके इलाज में रुपए की आवश्यकता है, तो प्रत्यर्थी के द्वारा वो इलाज में उसको रुपए की आवश्यकता है तो उसको रुपए दिलवाए जाएंगे। इस प्रकार महिलाओं को इस कानून में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसको 100% सिक्योरिटी वाले जो प्रोविज़न हैं इसमें दिए गए हैं, ताकि महिला सुरक्षित रह सके, वह अपने जीवन का जो जीवोपार्जन है वो आराम से कर सके, निर्विघ्न रूप से कर सके, और उस हिंसात्मक व्यक्ति जो हैं, जिस व्यक्ति उसको हैरान और परेशान करता था, उससे दूर रह के वो अपना आराम से जीवन यापन कर सके। इस प्रकार के इस कानून में व्यवस्था की गई है। यह एक वरदान साबित हुआ है महिलाओं के लिए। और इस सेक्शन के 31 में वो मैंने आपको बता ही दिया, दंड का प्रावधान किया गया। दंड में 20,000 रुपये का जुर्माना प्लस 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के इस एक्ट से संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए या इस एक्ट से संबंधित आपको किसी प्रकार की और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए।
मैं या मेरी टीम के द्वारा आपको आवश्यक रूप से रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।